तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम हो, सभी का हार्दिक स्वागत है अभी स्टडी एट होम परिवार में। और दोस्तों आज हम एक बार फिर से उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती 2024 जिसका पेपर 7 जुलाई 2024 को होने वाला है, इसके लिए एक बहुत ही शानदार जो है फुल टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप सभी को विदित होगा कि 3 पेपर हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं, ये चौथा पेपर है और हमारी ज्यादातर कोशिश ये रहेगी हर क्वेश्चन को डीपली जाके समझा जाए ताकि वहां से आसपास का क्वेश्चन आए तो हम सही कर सके। दूसरी बात, इस पेपर के माध्यम से आपको यह भी आइडिया आएगा कि 50 में से हम कितने परसेंट सही कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है फुल टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसके ऊपर जाके आपको टेस्ट को ज्वाइन करना है। टेस्ट ऑनलाइन होगा, आपके एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे होगा, तो आप सॉरी तो आप बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा अगर आप इस वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी एट होम ऐप के ऊपर जाके हमारा ऑनलाइन कोर्स जो चल रहा है, बेहतरीन कंटेंट कोर्स है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा और अगर सेशन में मजा आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम आपको लिए चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, लगभग महीना भर आपके एग्जाम को बचा है और लगातार आपको अच्छी तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी करेंगे और आपको हमारे जो मॉक टेस्ट है इसमें 40 प्लस का स्कोर आपको लेके आना है तो बिल्कुल आपका श्योर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से निराश और हताश नहीं होना है। कहते भी हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ इस राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। तो जिस दिन आपका पेपर होगा, अच्छा स्कोर होगा, तो आपका जो जीत होगी, आपका जो सपना साकार होगा, उस दिन जरूर मजा आएगा कि हाँ काश मैंने इतनी तैयारी करी है, तो उसी का परिणाम है। तो अच्छी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप हमारे माध्यम से भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 129 हमें क्या बताती है? What does section 129 tell us under the Motor Vehicle Act 1988? वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, यह तो धारा 184 के तहत एक ऑफेंस है। वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें, यह धारा 185 में है। वाहन चलाते समय लाइसेंस साथ रखना होगा, यह धारा 3 और 4 और साथ ही धारा 5 का उल्लंघन होता है। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा और इसका उल्लेख धारा 194 का डी सेक्शन जो है, ऑफेंस अगर करेंगे तो 1000 का जुर्माना है। तो इससे बेटर है कि आप 1000 में एक अच्छा सा हेलमेट ले आएं और उसको पहने ताकि किसी भी प्रकार की छोटे मोटे एक्सीडेंटल केस में आपके सिर का बचाव किया जा सके। ठीक है ना। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा चालक को नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने से रोकती है? मैंने अभी आपको बताया था धारा 185। शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, बोतल चूस के गाड़ी चलाते हैं तो आपके अपराधी माना जाता है और इसके लिए आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना और 6 मंथ आपको मोटे मोटे मच्छर काटने के लिए जेल भेजा जाएगा क्योंकि मच्छरों को भोजन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कोई शराबी जाएगा तो अंदर भेजेंगे तो उसका वो खून पिएंगे, याद रखना ऐसा नहीं करना है। दूसरी बार अगर आप अपराधी बनते हैं तो 15,000 का जुर्माना है और 2 वर्ष तक मोटे मोटे मच्छर काटेंगे भी, याद रखना। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे भी किसने पी रखी है किसने नहीं? तो आपका जो है ब्लड टेस्ट हो सकता है, श्वसन आपकी जो श्वास है उसका परीक्षण किया जा सकता है, दोनों में से दोनों परीक्षण किए जा सकते हैं। तो इसके लिए धारा 203 और 204, 203 श्वास परीक्षण, 204 प्रयोगशाला परीक्षण जिसे कहते हैं। प्रयोगशाला में आपका परीक्षण किया जाए, जांच की जाएगी और अस्पताल वालों ने कह दिया भी हाँ बिल्कुल इसने दारू पी रखी है, शराब पी रखी है, फिर आपको सीधा जेल भेजा जा सकता है क्योंकि आपने दादागिरी करी है, ऑन स्पॉट आपने एक्सेप्ट नहीं किया है ना। तो आप अगर शराब पी रखी है और पकड़े जाते हैं तो तुरंत आप एक्सेप्ट करें और जो पेनल्टीज है उसको आप पे करें, दादागिरी फिर न करें आप, है ना। तो धारा 185 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, बिना गियर यानी विदाउट जो है
विदाउट गियर, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? विदाउट गियर की बात आ जाए, विदाउट गियर, तो आपको यहां पर 16 साल करना है। केवल कार शब्द आ जाए तो 18 साल करना है। विथ गियर की बात आ जाए, गियर वाला, तो भी 18 करना है। ट्रांसपोर्ट शब्द आ जाए तो आपको 20 साल करना है, 20 साल। और एक के जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, ऐसा कोई नाम आ जाए, खतरनाक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, तो 21 साल करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि एज आपने बता तो दी सर, एज का उल्लेख कहां पे है? तो एज का उल्लेख धारा 4 में मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये चिन्ह क्या आपको दर्शाता है? गोल आकृति है, मतलब आदेशात्मक। ब्लैक पट्टी बनी हुई है, मतलब कि यहां पे जो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जो नियम कायदे आपके ऊपर लगाए गए थे, उसकी अब समाप्ति हो गई है। जैसे कि कोई किसी शहर में स्पीड लिमिट का था, हॉर्न बजाने को लेकर कोई था, है ना, लेन चेंज करने को अगर लेकर कोई रूल था, या इसके अलावा भी और जैसे टर्न लेने को लेकर था, तो ये सारे के सारे जो है रेस्ट्रिक्शन एंड हो गए हैं। हालांकि इस रेस्ट्रिक्शन को मुख्य रूप से एंड ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी माना जाता है। केवल गति नहीं होता, लेकिन गति भी समझ सकते हैं। गति प्रतिबंध की समाप्ति, जो आपके ऊपर यह प्रतिबंध था कि आप 40 से स्पीड ज्यादा नहीं करेंगे, तो वो अब समाप्त हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। प्रश्न 5, आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जो छोटे इंजन होते हैं जिनमें इंजन के अंदर डीजल जलता है, तो आईसी इंजन में एफआईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। एफआईपी का सीधा सा संबंध जो है मैं बता दूं, डीजल गाड़ी से। एफआईपी डीजल गाड़ी में होता है। इसका पूरा नाम जो होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल इग्निशन पंप, फ्यूल आइडल पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फ्यूल इग्निशन फायरिंग इग्निशन पंप। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप। आप सभी को पता होगा, गाड़ी में टंकी होती है, टंकी से तेल आता है फिल्टर में, फिल्टर से एफआईपी सॉरी फ्यूल फीड पंप एफएफपी इसके पास जाता है, इसके पास जाके एफआईपी के पास जाता है, और यहां से क्या होता है, जितने सिलेंडर होंगे उतने ही पाइप निकलेंगे। ठीक है, जैसे 4 सिलेंडर गाड़ी है तो यहां निकल जाएगा। अब यहां पे होगा इंजेक्टर, इंजेक्टर प्लस नोजल। ठीक है, इनके माध्यम से प्रत्येक पे होगा, सभी पे, इनके माध्यम से सिलेंडर के अंदर तेल है वो उसका छिड़काव किया जाएगा। तो जो एफआईपी है, इसी का मेन योगदान होता है गाड़ी का माइलेज को लेके, फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करने को लेकर, गाड़ी की स्पीड को कम या ज्यादा करने को लेकर। आप सभी को विदित होगा, एक्सीलेटर का जो वायर होता है वो इसी एफआईपी में जुड़ा रहता है, क्योंकि स्पीड कम या ज्यादा कैसे होती है, फ्यूल की सप्लाई को कम या ज्यादा करके। तो फिर फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल कहां से करेंगे? इस एफआईपी के पास जो है हम फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, जिसे हम गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। जो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है वो एक प्रकार का गवर्नर का पार्ट होता है। समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 6, डीजल इंजन में कौन सा भाग नहीं होता? एयर कंप्रेसर, इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर होता है हवा भेजने के लिए। एयर कंप्रेसर, अब ये एयर कंप्रेसर एक्चुअल में तो मैं आपको बताऊं एसी का पार्ट होता है वैसे तो, लेकिन ये जो टर्बोचार्जर काम कर रहा है वो एक प्रकार से एयर कंप्रेसर ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि आप सभी को पता है बड़ी गाड़ियां जो होती है इनमें जो है एसी लगी रहती है हवा को ठंडा करने के लिए, तो वो एसी का पार्ट है जो है उसे हम एयर कंप्रेसर के नाम से जान सकते हैं। तो एयर कंप्रेसर बिल्कुल टर्बोचार्जर वाली डीजल गाड़ियों में हो सकता है। इंजेक्टर फ्यूल सप्लाई का पार्ट है, डीजल गाड़ी में होता है। स्पार्क प्लग, ये एसआई इंजन, एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन, जो कि पेट्रोल गाड़ी में होता है। ठीक है, और इसमें स्पार्क प्लग भी होगा और आपके कार्बोरेटर भी होगा, क्योंकि ये पेट्रोल से काम कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्ह क्या अर्थ है? आप सभी को पता है, एरो अगर साइड से अंदर आ रहे हैं तो विड्थ होता है, ऊपर से आ रहे होते हैं तो ये हाइट होती है, बाहर की ओर जा रहे होते हैं तो ये लेंथ होती है। अब यहां ऊपर से नीचे है ना, तो ये हाइट हो जाएगी किसी भी व्हीकल की। तो किसी भी जगह पर जहां जाते हैं ऐसा सिग्नल है तो इसका मतलब है कि आप 3.5 मीटर तक के जो वाहन है यहां पे ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा के वाहनों की एंट्री नहीं है। तो केवल 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश गलत हो जाएगा। केवल 3.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहन, चौड़ाई की बात ही नहीं है,
ऊंचाई, बिल्कुल ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश, एंट्री फॉर व्हीकल्स मोर देन 3.5 मीटर इन हाई, ये थोड़ा सा मतलब कि गलत लिखा हुआ है अभी, केवल 3.5 मीटर से कम चौड़ाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश, एंट्री ओनली फॉर व्हीकल्स लेस देन 3.5 मीटर्स वाइड, ये इसमें चौड़ाई का आ गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में एरर है, यहां पे होगा 3.5 मीटर से अनअधिक, अनअधिक हो जाएगा, से कम या कम ऊंचाई वाले, 3.5 मीटर से कम ऊंचाई वाले, या ऐसा हो जाएगा 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों का प्रवेश निषेध, आप इसमें निषेध जोड़ दो भाई, ठीक है, निषेध जोड़ लो। यहां पे आप मतलब कि ये कह दो कि नो एंट्री, नो एंट्री फॉर व्हीकल्स मोर देन 3.5 मीटर्स हाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन को लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। प्रश्न संख्या 8, पीले अक्षर और नंबरों वाली काली नंबर प्लेट वाले वाहन को चलाने के लिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। कथन है, ए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए व्हीकल विथ ए ब्लैक नंबर प्लेट विथ येलो लेटर्स एंड नंबर्स, द स्टेटमेंट इज, सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक कथन है। सॉरी, एक बार दोबारा देखते हैं। पीले अक्षर और नंबरों वाली काली नंबर प्लेट वाले वाहन को चलाने के लिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ये कथन सही है या गलत है, ये पूछा गया है। तो ए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए व्हीकल विथ ए ब्लैक नंबर प्लेट विथ येलो लेटर्स एंड नंबर्स, द स्टेटमेंट, ये इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन जो हमने किया है, पीले अक्षर और नंबरों वाली काली नंबर प्लेट वाले वाहन को चलाने के लिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हिंदी वाला तो ठीक बैठ रहा है, लेकिन इंग्लिश वाला, एक कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए व्हीकल विथ ए ब्लैक नंबर प्लेट विथ येलो, ये कथन तो ठीक लग रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की में बी कैसे आ गया? यानी कि ये कह रहा है कि काली नंबर प्लेट होगी, इसके ऊपर येलो क्या होंगे, येलो नंबर होंगे, ठीक है, इसका मतलब है ये रेंटल कार है, रेंटल कार है, और रेंटल कार के लिए आपको कॉमर्शियल जो लाइसेंस है उसकी चाहिए, जो है नीड होती है, ठीक है। तो कथन बिल्कुल एकदम सही है मेरे हिसाब से, इसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाता है? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988, इसकी जो सेक्शन 43 है वो टेम्परेरी टीआरसी जारी करने के लिए कहती है। इसकी वैलिडिटी 30 डेज होती है, और आप सभी को विदित होगा कि ये रिन्यू नहीं होती है भाई, रिन्यू नहीं होती है, रिन्यूएबल नहीं है। इस टेम्परेरी आरसी का जो नंबर प्लेट होगा, नंबर प्लेट जो होगी उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग होगा येलो, येलो कलर पे रेड अंक और अक्षर होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब जो आपने माना कि टीआरसी बनवा दिया, टीआरसी बनवाने के 7 दिनों के भीतर भीतर आपको परमानेंट आरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और 30 दिनों के भीतर भीतर आपको इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप 7 दिन में अप्लाई कर देंगे तो फिर जो है 30 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो ये रूल भी है। टेम्परेरी आरसी का मतलब ये नहीं है कि आपने बना दिया था आप फ्री है, ऐसा नहीं है। टेम्परेरी आरसी को दिया जाता है परमानेंट आरसी बनवाने के लिए। प्रश्न संख्या 10, बिना बीमा के वाहन चलाने के क्या परिणाम होते हैं? आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हैं, कारावास की सजा हो सकती है जो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता नहीं। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाएंगे तो धारा 196 में 2000 का जुर्माना है और 3 मंथ की जेल का प्रावधान है, ठीक है। तो कारावास के अधीन जो 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कथन है भी, ये ए तो गलत हो गया। केवल 3000 रुपए, ये भी गलत है। अधिनियम के अनुसार कारावास के अधीन, केवल कारावास नहीं जुर्माना भी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है, इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट कितने नंबर फॉर्म में जारी किया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में आप छाप दीजिए। इंश्योरेंस को किस फॉर्म के अंदर, जैसे कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई फॉर्म संख्या 2 में करते हैं ना, या जारी फॉर्म संख्या 7 में करते हैं, आरसी के लिए अप्लाई फॉर्म 20 में करते हैं, और आरसी को जारी फॉर्म संख्या 23 में करते हैं। उसी प्रकार इंश्योरेंस को किस फॉर्म के अंदर जारी किया जाता है? परिवहन की फिटनेस का प्रमाण पत्र एमवी अधिनियम की किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है?
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात है और धारा 56 फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में कहती है कि फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सभी को विदित होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म संख्या 38 में जारी किया जाता है। अब एलएमवी गाड़ियां हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट है, एनटी, इनका 15 वर्ष के लिए फिटनेस जारी किया जाता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ी है तो उनके लिए पहले बार 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, इसके बाद 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इस टाइप से जो है फिटनेस दिया जाता है। मतलब कि शुरुआत के 8 वर्षों तक, 8 वर्ष तक प्रत्येक बार 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो धारा 56 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। किसी वाहन के पंजीकरण की अधिकतम अवधि क्या होती है? कोई भी जो पंजीकरण होता है गाड़ी का, तो वो आरसी की वैलिडिटी जो है बाय डिफॉल्ट 15 वर्ष होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दिखाए गए वाहन भाग की छवि को इस रूप में जाना जाता है। आपको दिख रहा है एक गोल पहिया सा है और यहाँ पे चारों ओर देखो, यहाँ पे दांते बने हुए हैं, मतलब कि ये कोई गियर है। तो ये फ्लाई व्हील है भाई, क्या है? फ्लाई व्हील है। और ये देखो, एक तो है प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, फैन फॉर रेडिएटर। तो रेडिएटर का फैन ऐसा नहीं होता, क्लच प्लेट भी ऐसी नहीं होती, हालांकि इसके पीछे क्लच प्लेट लगी रहती है ना। तो ये बात आपको याद रखना, ये फ्लाई व्हील है क्योंकि इसके दांते दिख रहे हैं हमें चारों ओर, तो ये फ्लाई व्हील हो जाएगा। फ्लाई व्हील के साथ में आप सभी को पता है यहाँ पे सेल्फ जुड़ा रहता है गाड़ी का, सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि पेट्रोल वाहन में डीजल भरवाया जाए तो क्या होगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप सभी को पता है कि पेट्रोल गाड़ी है, उसमें डीजल भरवाओगे। अब डीजल को जलने के लिए क्या चाहिए बताओ? डीजल को जलने के लिए क्या चाहिए? कंप्रेशन चाहिए, वो भी बहुत ही ज्यादा हाई कंप्रेशन चाहिए। और पेट्रोल को जलने के लिए स्पार्क, स्पार्क चाहिए। ठीक है, अब ये डीजल तभी जल पाएगा जब उसको उचित टेम्परेचर मिल पाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं मिल पाया तो फिर ये डीजल जल नहीं पाएगा, है ना। तो जब आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरवा दोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उसको कंप्रेशन नहीं मिल पा रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाहन स्टार्ट हो जाएगा, वाहन का इंजन खटखटाने लगेगा, वाहन सुचारू रूप से चलेगा, ये सारे गलत हैं अभी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? आप सभी को विदित होगा कि जब हम कभी कहीं जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी को घर बैठे भी ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहां पर कैसे चल रही है, या हम अपने मोबाइल फोन में जीपीएस ऑन करके, यानी कि लोकेशन ऑन करके हम ये देखते हैं कि यार कौन सा शहर कहां है और उसका रास्ता कहां से होके जाएगा। हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं तो वो जीपीएस के आधार पर ही काम करता है। तो उस जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है भाई। प्रश्न संख्या 16, पेट्रोल इंजन में कौन सा भाग नहीं लगा होता? पेट्रोल इंजन की बात होगी, कार्बोरेटर, बिल्कुल ये होता है, ये एयर प्लस पेट्रोल का मिश्रण तैयार करता है। ईंधन पंप, फ्यूल पंप, तो ये फ्यूल पंप तो लगभग डीजल पेट्रोल गाड़ी दोनों में होता है, बोथ, मैं कर देता हूं बोथ, डी एंड पी। पिस्टन भी होता है। एयर कंप्रेसर की आवश्यकता किसमें? डीजल गाड़ी में होगी। एयर कंप्रेसर किसमें लगाया था? हमने पिछले प्रश्न में भी आया था, तो ये डीजल गाड़ी में लगाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डीजल गाड़ी को हवा ज्यादा चाहिए होती है कंप्रेशन के साथ में। दिखाए गए वाहन की छवि को इस रूप में जाना जा सकता है। द इमेज ऑफ द व्हीकल पार्ट शोन इज नोन एज। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या हो सकता है? रिले वाल्व, एक्सीलरेटर पेडल, हॉर्न कंट्रोल, ईसीयू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रिले अलग टाइप की होती है, ट्वर्क पेडल, एक्सीलरेटर ऐसा नहीं होता, हॉर्न कंट्रोल ये भी नहीं है, ईसीयू ये एक प्रकार की ईसीयू है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। आजकल की जो मॉडर्न टाइप की सेंसर वाली गाड़ियां होती है जो फुल पावर होती है, तो उनमें ईसीयू लगा रहता है और ईसीयू के माध्यम से ही सारे काम वो होते हैं, है ना। और ये ईसीयू वाली गाड़ियों में हल्की फुल्की अगर वायरिंग में कहीं दिक्कत आ जाती है तो ये गाड़ी स्टार्ट तक नहीं होती। ये इनकी बड़ी समस्या है। इनकी मिस्त्री भी मुश्किल से मिलते हैं, इनकी मिस्त्री मिल भी जाते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती। फिर ये कंप्यूटर की सहायता लेते हैं और कंप्यूटर से गाड़ी को चेक करते हैं, उसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है। कंप्यूटर वाला केवल ये बताएगा कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, और वो कभी कभार तो पता भी नहीं चलती, तो इसलिए ज्यादा दिक्कतें रहती है। वाहन का कौन सा भाग वाहन के पिछले पहियों को सुचारू रूप से घुमाने में मदद करता है? यानी वाहन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पिछले पहियों को घुमाने में मदद करता है? प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स, फ्रंट एक्सल, डिफरेंशियल। आप सभी को पता है
पिछले पहियों को ड्राइव देनी होती है, तो यहां पे एक्सल के बीच में मोटा सा लगा रहता है और ये होता है डिफरेंशियल। क्या होता है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल डिफरेंशियल का काम होता है प्रोपेलर शाफ्ट, जो ये आई है प्रोपेलर शाफ्ट, यहाँ गियर है, ये क्लच है और क्लच के पास में यहाँ पे फ्लाईव्हील है और ये इंजन है। इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाना। तो ये डिफरेंशियल जो है सुचारू रूप से पहियों को घुमाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमेशा मैं बता देता हूं, ड्राइव एक्सल जो होगी, ड्राइव एक्सल का मतलब होता है लाइव एक्सल। लाइव और ड्राइव एक्सल का मतलब होता है इंजन की पावर जिस एक्सल में जा रही है वो लाइव या ड्राइव एक्सल होती है। कई गाड़ी में आजकल ये पिछले पहियों की बजाय आगे के पहियों में भी होती है, याद रखना है। स्वीकार्य वजन से अधिक वजन लेकर वाहन चलाने पर क्या जुर्माना है? यानी कि ओवरलोड की बात हो रही है। ओवरलोड आप सभी को पता होगा, धारा 194 जो है ओवरलोड के बारे में बताती है और 20,000 का जुर्माना है। ठीक है, प्लस 2,000 अतिरिक्त प्रति टन और जुर्माना होगा। तो प्रति टन अतिरिक्त भार पर 15,000 गलत हो जाएगा। प्रति टन अतिरिक्त भार पर 20,000 रुपए और अतिरिक्त राशि 2,000 रुपए। यानी कि आपको 20,000 तो एक मुश्त है और जितना टन वजन ज्यादा है उस टन के प्रति टन के हिसाब से 2,000 और हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रति टन 25,000 गलत, 25,000 रुपए और अतिरिक्त राशि 2,000 ये भी गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओवरलोड के संबंध में धारा 113 में उल्लेख किया गया है, उल्लंघन करेंगे तो धारा 194 में लागू होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं भाई। प्रश्न संख्या 20, डायनमो का क्या उद्देश्य होता है? डायनमो एम्स टू विद्युत ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य, गलत हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करना, सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सप्लाई करना ही नहीं है, बैटरी को लगातार रिचार्ज करना, बिल्कुल रिचार्ज करना होता है। या इससे भी आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, बिल्कुल। देखो ये ऑप्शन अगर डी नहीं होता तो सी हो जाता। ठीक है, सी नहीं होता तो हम बी को भी कर सकते थे, विद्युत ऊर्जा के ऊपर। ये तीनों ही सही है, लेकिन मेन जो काम डायनेमो करता है वो डी में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बताया है। डायनेमो का मतलब क्या होता है? इंजन चलता है, इंजन ने क्या है इसको ड्राइव दी, ड्राइव दी और ड्राइव देने से क्या है डायनेमो घुमा, डायनेमो घुमा तो इसको यांत्रिक ऊर्जा मिली और ये यांत्रिक ऊर्जा को घूमकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मेन जो काम है डायनेमो का वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है और ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर बैटरी को लगातार रिचार्ज करता रहता है और विद्युत की सप्लाई को कंटिन्यू करता है। अब एक चीज आती है डायनेमो और अल्टरनेटर, इन दोनों में भी आपको थोड़ा सा अंतर आना चाहिए। डायनेमो वीएस अल्टरनेटर, अब इनमें क्या फर्क है? आप सभी को विदित होगा कि अल्टरनेटर जो है लेटेस्ट ये मॉडल है और ये ओल्ड मॉडल है। डायनेमो क्या होता था? हाई आरपीएम पर काम करता था। किस पर? हाई आरपीएम। और जो डायनेमो है वो लो पर भी और हाई पर भी दोनों आरपीएम पर काम करता है। यानी कि डायनेमो जब गाड़ी धीमी चलती थी तो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता था। अल्टरनेटर धीमी हो चाहे तेज, एक बार अगर उसने स्टार्ट कर दिया काम करना, घूमना शुरू कर दिया तो फिर ये बैटरी को चार्ज करके ही छोड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो डैशबोर्ड पे संकेत देखते हैं, अगर बैटरी इंडिकेशन आ रहा है तो हम हल्का सा एक बार गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, जैसे ड्रम जोर से एक बार दबा देंगे तो गाड़ी का अल्टरनेटर चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। फिर गाड़ी धीमी है या तेज है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ऑटोमोबाइल बैटरी में किस एमएल का उपयोग किया जाता है? आप सभी को विदित होगा कि जो गाड़ी की बैटरी होती है एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इसमें अब अलग अलग सेल होते हैं, सेलों की टोटल संख्या जो होती है वो 6 होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जो कि लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अभी जो इलेक्ट्रोलाइट है दो चीजों का मिश्रण होता है, एक तो पानी, पानी प्लस एसिड। अब ये जो एसिड होता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, जिसे हम गंधक का तेजाब भी बोलते हैं, गंधक। तो पानी की जो मात्रा होती है इसमें वो 60% ऑलमोस्ट होती है और एसिड की मात्रा होती है 40%। अब ये 35 भी हो सकती है और ये 65 भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा है कि ऑटोमोबाइल में किस एमएल का, एम यानी तेजाब, तो गंधक के तेजाब का, इसका दूसरा नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22,
किसी पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? आप सभी को विदित होगा, गाड़ी में स्पीडोमीटर भी होता है, ओडोमीटर भी होता है। किलोमीटर मापने के लिए ये ओडोमीटर और ये स्पीडोमीटर ही काम करता है। तो आप सभी को विदित होगा, स्पीडोमीटर तो बताएगा गाड़ी की स्पीड क्या है, करंट में कितनी स्पीड से चल रही है। ओडोमीटर बताएगा टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस काउंट करेगा, डिस्टेंस काउंट करेगा कि आपने आज कितनी दूरी तय करी है। तो यहां पर है कि वाहन द्वारा तय की दूरी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं बता दूं, ओडोमीटर में यहां पे 99,999 ऐसी वैल्यू इसमें आती है। स्पीडोमीटर में 10, 20, 30 ऐसे सुई चलती रहती है। ठीक है, तो ये स्पीड बताता है। पेट्रोल में सीसा यौगिक क्यों मिलाया जाता है? यानी पेट्रोल के अंदर लेड मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, लेड मिलाने से क्या होता है? लेड मिलाने से फायदा तो यह है कि पेट्रोल को आसानी से जो है इसको जलाया जा सकता है। लेड को अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर गाड़ी जो पॉल्यूशन है वो कम करेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो, खटखटाना कम करें, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कम करें, निकास तापमान कम करें, बिजली उत्पादन बढ़ाएं। तो यहां पर जो पेट्रोल में सीसा यौगिक क्यों मिलाया जाता है? हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैंने एक अभी शब्द यूज में लिया कि पॉल्यूशन कम होगा। देखो, पेट्रोल में लेड है तो पॉल्यूशन क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन अगर पेट्रोल में लेड नहीं है, पेट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? तो आपका हाइड्रोकार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन है आधा जला हुआ ईंधन। आधा जला हुआ ईंधन मतलब क्या हुआ? पेट्रोल में अगर लेड की मात्रा होगी तो पेट्रोल पूरा का पूरा जल जाएगा, और अगर आपने पेट्रोल में शीशा मिलाया तो फिर वो शीशा खुद पॉल्यूशन करेगा। अब आपने अगर शीशा नहीं मिलाया तो पेट्रोल कंज्यूम ज्यादा होगा, पेट्रोल पूरा जल नहीं पाएगा, तो मतलब पेट्रोल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। पॉल्यूशन तो कम हो रहा है लेकिन पेट्रोल का खर्चा मतलब कि बढ़ जाएगा। और अगर आपने लेड का उपयोग किया तो पेट्रोल अच्छा माइलेज देगा लेकिन पॉल्यूशन बढ़ेगा। दोनों चीजें हैं। आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पेट्रोल में शीशा इसलिए मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल को अच्छी तरीके से जलाया जा सके और गाड़ी का माइलेज बढ़ाया जा सके। उससे हाइड्रोकार्बन नामक पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन दूसरा जो लेड खुद जलेगा, शीशा खुद जलेगा, तो उसके कारण खतरनाक वाली गैसें निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने अब देख लो, मतलब शीशा उपयोग किया तो भी समस्या और नहीं किया तो भी समस्या। आजकल इसीलिए भारत सरकार ने जो पेट्रोल में वो लेड जो है मिलाने से मना कर दिया है। शीशा रहित पेट्रोल का यूज अब आजकल किया जाने लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ये इसका हो जाएगा। प्रश्न 24, आमतौर पर BS4 पीयूसी वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र की वैधता होती है। आप सभी को पता होगा भारत में BS स्टेज की शुरुआत है वो 2000 में हुई थी। वर्तमान समय में BS जो 4 है वो 2017 में लागू हुआ और BS जो 6 है वो 2020 में लागू हुआ। इन दोनों ही जो भारत स्टेज की जो व्हीकल है इनका जो पीयूसी होता है वो 12 मंथ के लिए लागू होता है, 12 मंथ के लिए बनाया जाता है। और इससे पहले की जो व्हीकल है इनका 6 महीने के लिए बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि BS4 का कितना होगा? 12 महीने का होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2017 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनका पीयूसी 6 महीने के लिए होगा, और 2017 के बाद BS4 एंड 6 की जो गाड़ियां हैं उनका जो पीयूसी होगा 12 महीने के लिए होगा। अब आप कहेंगे BS5 कहां गया? तो भारत ने BS5 को लागू ही नहीं किया। भारत ने BS4 2017 से सीधा ही BS6 को लागू कर दिया था 2020 में। BS5 को स्किप कर दिया, यह भी आपको याद रखना है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप पीयूसी नहीं बनवाते हैं तो यहां पर धारा 190 की उपधारा 2 लागू होती है, जहां पे आपको यहां पे 10,000 तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अब यहां पे एग्जाम में आता है अगर 2,000 तो भी सही है, 1,000 तो भी सही है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये मैक्सिमम अप टू, ये है अप टू, ठीक है ना। तो अब जितना भी जुर्माना लिखा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दिखाई गई छवि का उपयोग वाहन रखरखाव में किया जाता है और इसे इस रूप में जाना जाता है। ये जो दिख रहा है आपको पता है, ये हैंडल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ है, और ये पाइप है, मतलब कि ये ग्रीस गन है। क्या है? ग्रीस गन है। ये गाड़ी में जहां पर जो ग्रीस निडल वॉल लगे होते हैं जगह जगह पर, वहां पे लुब्रिकेशन करने के लिए जो ग्रीस गन का उपयोग करते हैं, ताकि जो है लुब्रिकेंट आसानी से वहां पे जा सके। ये ठोस लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होगा, जैसे प्रोपेलर शाफ्ट है, स्टीयरिंग आर्म है, सस्पेंशन जो है इनमें, तो टाई रोड में, टाई बैंड में, इन सभी जगह इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। उत्तराखंड की पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पहली बात तो आप सभी को पता होगा कि भारत में यूपी से अलग होकर यूके जो स्टेट बना था वो कब बना था? तो ये बना था 9 नवंबर था या 11 नवंबर था? 9 नवंबर था शायद, 9/11/2000 को, जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग स्टेट बना था। ठीक है, तो उसी समय हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, और तब से लेके आज तक पहली महिला जो है न्यायाधीश नहीं बनी है, अब बनी है। और तो वो कौन बनी है? वो रितु बहारी है। रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट में टोटल 9 तो जज हैं, 9 तो जज हैं, प्लस 2 अतिरिक्त जज हैं। टोटल जजों की संख्या 11 इसमें है। एक हो गया चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, रितु बहारी, याद रखना भाई। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि भी उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जिसे गुरमीत सिंह है ना, या उत्तराखंड के चुनाव आयुक्त कौन है, उत्तराखंड की सीएम कौन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बता दो कौन है। देखे बात, चलो आपके लिए क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, हाल ही में बनी है, बता दो कमेंट सेक्शन में। निम्न में से किसने उत्तराखंड मिसेज हॉट मोड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब जीता? यह जो प्रतियोगिता हुई थी कनाडा में हुई थी, कनाडा के टोरंटो में टोरंटो जो शहर है वहां पे हुई थी। और उत्तराखंड की एक लेडीज है जो लगातार 3-4 साल से कनाडा में रह रही है, और इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, और उनका नाम है कनिका। क्या है? कनिका। कनिका ने ये खिताब जीता था, और कनाडा में टोरंटो शहर में जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें उन्होंने ये जो है खिताब जीता है। खिताब का नाम है मिसेज हॉट मोड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुआ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? जो यूके की विधानसभा है उसके ये विधायक थे, साथ ही कैबिनेट मंत्री थे। आप सभी को पता है जो विधायक होते हैं उनमें से कैबिनेट बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, उस मंत्रिमंडल में ये कैबिनेट मंत्री थे, और इनके पास में परिवहन मंत्रालय था। 65 ईयर की एज में इनको हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। और ये जो विधायक थे वो बागेश्वर विधानसभा के ये विधायक थे, और मात्र 65 साल की उम्र में इन्होंने जो है हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है। इन्होंने टोटल 4 बार विधायक बने थे, ये 4 बार लगातार ये विधायक बन गए थे। ठीक है, और अब की बार ये कैबिनेट मंत्री थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोदा जंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? कोदा और जंगोरा ये क्या है? देसी अनाज है, देसी अनाज है जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं। और शुरुआती दौर में हमारे जो माता पिता बुजुर्ग थे वो इनका बहुत ही ज्यादा मतलब उपयोग करते थे, इसीलिए वो हष्ट पुष्ट और ताकतवर और शरीर में अच्छे होते थे, स्वस्थ होते थे। ये एक प्रकार का देसी अनाज है जिससे बाजरा होता है। तो ये नारा किसने दिया कि कोदा जंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे? ये जो है नारा दिया था उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटका के वर्तमान राज्यपाल थे हाल ही में। उन्होंने ये जो है कहा था कि कोदा जंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये दिया था भगत सिंह कोश्यारी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? शराब पिएंगे तो यकृत आपका डैमेज हो जाएगा,
यकृत को आप लीवर कह सकते हैं, और लीवर गया तो फिर ऐसा समझो आदमी गया। आपका लीवर खराब है तो आप खुद खराब हो गए, आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, ऐसा समझो आप। तो शराब बिल्कुल कभी भी नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? तंबाकू में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण हम उसकी आदी हो जाते हैं, नशीला पदार्थ? तो इसमें निकोटीन होता है, आप सभी को पता होगा, और निकोटीन के कारण ही इसकी लत है वो जो हमें लग जाती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न यहां पे आया है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एड्स किसके द्वारा फैलता है या प्रेषित किया जा सकता है? देखो, एड्स एक संक्रमण के द्वारा फैलता है, संक्रमण। और एड्स का पूरा नाम भी आपको पता होगा, जो इसका पूरा जो नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये वायरस से फैलने वाला है। संक्रमण किसके द्वारा हो सकता है? रक्त के द्वारा हो सकता है, वीर्य के द्वारा हो सकता है जब आप सेक्स करते हैं, या योनि का जो तरल पदार्थ होता है जो महिलाओं का है ना, तो उसका अगर भाई ट्रांसफर आप अगर करते हैं, जैसे भी अगर एक दूसरे में फैलता है, तो बिल्कुल आप एड्स के रोगी हो सकते हैं। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो रक्त आधान, रक्त का आधान करते हैं, ठीक है। प्रेमालाप, केवल प्रेमालाप करने से कुछ नहीं है, हाथ मिलाने से कुछ नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा खून को एक दूसरे में जो ट्रांसफर करने से बचना चाहिए, या रक्त का, वीर्य का, योनि तरल पदार्थ, ये तीन मुख्य रूप से बातें आपको याद रखनी है। या संक्रमित सुई, संक्रमित सुई है, उसका उपयोग अगर आप करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो गई तो होगा, ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए स्थित है? आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, तो देहरादून में ये स्थित है। आप सभी को पता होगा यह डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली संस्था है, ठीक है। वो चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, है ना, तो या जल सेना हो, सभी प्रकार के डिफेंस सेक्टर में काम करती है। कुमायूं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध, कुमायूं का चाणक्य, आप सभी को पता है चाणक्य बहुत ही चालाक, समझदार और एक कुशल मंत्री था, और उन्होंने अपने स्टेट के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। वो चाहे साम दाम दंड और भेद किसी भी प्रकार से उनको काम करना पड़े, तो चाणक्य को लोग अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं, लेकिन जो था अच्छा था। तो कुमायूं का चाणक्य कौन था? बद्रीदत्त पांडे, हर्षदेव जोशी, इंद्रुमणि बडोनी, कवि गोरदा। तो कुमायूं का चाणक्य हरिदेव, इसमें हर्षदेव आ गया, ये हरिदेव है भाई, हरिदेव है ना, हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया था। और हरिदेव जोशी, आप सभी को पता होगा, ये मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति हैं, और इनको लोग अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं। एक तो देश के खिलाफ अगर कोई बगावत करता है, तो एक तो ये होता है स्वतंत्रता के लिए कुछ कर रहा है, एक ये होता है कि अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये मंतव्य अलग अलग, मतांतर है कि अच्छे थे बुरे थे वो अलग बात है, लेकिन हरदेव जोशी ने यहाँ पे कुमायूं के चाणक्य का काम किया और कुमायूं के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति सावचेत करने का काम किया था। अगला प्रश्न, गढ़वाल मंडल में कितने जनपद हैं? आप सभी को पता होगा उत्तराखंड के दो पार्ट है, जिनमें से एक जो है गढ़वाल है। तो गढ़वाल जो इसमें जनपदों की संख्या 7 है। अब ये 7 कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देहरादून है, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, और पौड़ी गढ़वाल, कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और टिहरी गढ़वाल, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, आप एडजस्ट करना। रुद्रप्रयाग, ये 7 जनपद जो हैं वो गढ़वाल मंडल में आते हैं। प्रश्न संख्या 36, प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर के सबसे समीप स्थित है? लोहाघाट, टनकपुर, बेरीनाग, उधम सिंह। तो जो प्रसिद्ध मायावती आश्रम है वो यहां पर चंपावत जिले के लोहाघाट में, लोहाघाट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक दर्शन के लिए ये जो आश्रम है प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक दर्शन आप जानते होंगे,
दार्शनिक लोग यहाँ पर रहते थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको बता देना चाहिए या पता होना चाहिए। इसका जो गठन है आप सभी को पता होगा कि इसकी एक तो ये होता है कि इसका गठन करने के लिए मांग जो है 9 नवंबर 2000 के साथ ही हो चुकी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है कि जैसे ही एक राज्य होगा तो उसमें आयोग भी होगा। तो 9 नवंबर 2000 को तो आपका आयोग भी इसका अपने आप गठन हो गया था। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 14 मार्च 2001 को इसका गठन करके इसकी स्थापना या उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब ये कहां पर किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, हरिद्वार में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के हिम नदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? हिम नद जो बर्फीले क्षेत्र है, बर्फें होती है, जो हिम नदों को तो खतरा किस चीज से ज्यादा है? ग्रीन हाउस गैस है, अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, मृदा क्षरण। जो ग्रीन हाउस गैस है उनसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और हिमनद है वो पिघल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा जो है ग्रीन हाउस गैसों से यहाँ पे होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित शहर, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियां हैं इनके संगम पर रुद्रप्रयाग शहर पड़ता है, जो कि एक जनपद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है? हरिकृष्ण रत्तुड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल। एक तो होता है इतिहासकार, एक होता है स्वतंत्रता सेनानी, तो आप दोनों को इनमें अंतर आना चाहिए। तो ये चंद्र सिंह गढ़वाली जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। आप सभी को पता होगा चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए, पेशावर कांड। और पेशावर कांड कब हुआ था? 1930 में, है ना। बहुत ही बड़ा योगदान इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में दिया था और ये ब्रिटिश सेना में सिपाही थे और ब्रिटिश सेना की ओर से आदेश मिला था कि निहत्थे लोगों पर आप गोली चलाइए, तो इन्होंने अपने देश के लोगों को जो निहत्थे थे और मतलब कि अच्छे लोग थे उनके खिलाफ गोली चलाने से मना कर दिया था और विद्रोह कर दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली स्वतंत्रता सेनानी है, बाकी ये तीनों जो लोग हैं वो इतिहासकार, जो इतिहास लिखने का काम इन्होंने किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में तालुका प्रदेश किसे कहा जाता है? तालुका प्रदेश, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल। उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश में भी जो है कौन सा शहर है, अलीगढ़ है, कौन सा है, वो तालों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही उत्तराखंड का जो शहर है नैनीताल, ये तालों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हेमकुंड झील घिरी हुई है, हेमकुंड झील 5 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 हिमाच्छादित शिखरों से, 8 हिमाच्छादित शिखर, 3 हिमाच्छादित शिखर। तो ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई झील है हेमकुंड। आप सभी को पता होना चाहिए ये चमोली में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है। कहां पर स्थित है? चमोली में। यह भी आपको याद रखना है। पहाड़ों से घिरी हुई झील है और ऊंचाई पे बनी हुई है। प्रकृति का ही खेल है कि उतनी ऊंचाई पर झील बनी हुई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। भकार क्या होता है? भकार जल संग्रह के लिए, खाद्यान्न संग्रह के लिए, फलों के रस संग्रह के लिए, दुग्ध संग्रह के लिए। यह संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो भकार होते थे तो वो खाद्यान्न का संग्रह करने के लिए, जिसमें खाद्यान्न को हम इकट्ठा करके छोड़ देते थे ताकि वो खराब नहीं हो, वो सुरक्षित जो है पड़ा रहे। ये प्राचीन समय में हमें, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो माता पिता थे, वो हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी, वो भकार का उपयोग अनाज के संग्रह के लिए करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर में सबसे कम दूरी पर स्थित है? कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम और तबा घाट आश्रम। तो कैलाश मानसरोवर के सबसे कम दूरी पर नारायण आश्रम स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा मेला काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? कितना अच्छा नाम है, एक काली है तो दूसरी गौरी है, कोई बात नहीं। तो काली और गौरी नदियों के संगम पर जोलजीवी मेला, उत्तरायणी मेला, बग्वाल मेला, गिंदी मेला। जोलजीवी मेला जो है वो बढ़ता है। आप सभी को पता होगा जोलजीवी जो मेला है वो यहां पर भारत नेपाल की सीमा पर बढ़ता है, भारत व नेपाल। और ये दो देशों के बीच में जो है बहुत ही अच्छा व्यवहार कायम करता है। तिब्बत के लोग भी इसमें आते थे और तिब्बत से सामान भी बहुत ज्यादा आता था, लेकिन तिब्बत के साथ अब व्यवहार खराब हो जाने के कारण तिब्बत के लोग यहाँ पर नहीं आ पाते और अब तिब्बत से जो सामान आता है वो नेपाल होते हुए भारत में आता है और इस मेले में सामान बिकता है। तो ये पिथौरागढ़ से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जोलजीवी मेला, ठीक उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर। प्रश्न संख्या 46,
निम्न में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का कौन सा ब्रांड उत्तराखंड से संबंधित है? आंचल, पराग, नंदन, अमूल। तो उत्तराखंड का जो दुग्ध उत्पाद होते हैं, चाहे वो क्रीम हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, है ना, तो घी हो, जो भी है, तो ये सारी चीजें आंचल ब्रांड नाम से बिकती है। आंचल ब्रांड जो है उत्तराखंड का दुग्ध उत्पादों का ब्रांड है। उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहां स्थित है? कत्था क्या होता है ये सबसे पहले समझे। कत्था जो है खेर नामक जो पेड़ होता है, खेर की लकड़ी से निकाला जाता है। कत्था किस पेड़ से निकलता है? खेर पेड़ से, खेर पौधा। हल्द्वानी नैनीताल में, नैनी डांडा देहरादून में, लच्छीवाला देहरादून में, बहादुराबाद हरिद्वार में। तो जो कत्था है वो यहां पर कहां पे जो है इसकी फैक्ट्री, निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहां स्थित है? तो कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। रवाई कांड कहां हुआ था? रवाई कांड कहां हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, बागेश्वर में। की हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो रवाई कांड हुआ था ये हुआ था तिलाड़ी में। तिलाड़ी में कब हुआ था? 1930 में। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? वन की रक्षा, वन की। चंपारण का भी जो आंदोलन हुआ था और उसी टाइप से तिलाड़ी में रवाई कांड हुआ था 1930 में। लोगों ने वन की रक्षा करते हुए अपना बलिदान भी दिया था और वनों को कटने से बचाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल इम्पोलैट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? तो भारतीय नौसेना ने एक डिजाइन बनाया है, तो वो किससे प्रेरित है? वो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। छत्रपति शिवाजी से मिलती जुलती डिजाइन उन्होंने बनाई है, उसको देख के भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है। 2024 में कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा एवं इसके 46वें सत्र की मेजबानी करेगा? अध्यक्ष भी है और मेजबानी भी। तो ये भारत में होगा भी। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो बैठक होगी वो भारत में होगी। और कितने नंबर की है? 46वें नंबर की है। और अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आज हमने टोटल कुल मिला के 50 क्वेश्चन हमने एक सेट किया है और ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने परसेंट 50 में से सही हुए हैं। देखो, कोई सा भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जब हम प्रिपरेशन करें हमें पता हो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एग्जाम पैटर्न, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और हमारी जो तैयारी है उसको परखने के लिए हमें मॉक टेस्ट भी लगाने आवश्यक होते हैं। तो हमने ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारे स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे चल रहे हैं और बहुत ही शानदार कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल के रूप में हमने इस कोर्स में दे रखा है। आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा। जीवन में ये मौका बार बार नहीं आएगा, एक ही बार मौका मिलेगा और महीने भर की बात है। छोटा सा प्राइस है आपको इस कोर्स के लिए, 398 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होगा। तो आप बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ के निश्चित सफलता के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बता देता हूं कि यहां पर मौका एक ही बार मिलेगा और ज्यादा सोचने का, विचारने का अब समय नहीं है। इस चीज को आप हल्के में मत लेना कि पेपर आसान होगा, ये होगा, वो होगा। आसान होगा या कठिन होगा वो आगे की बात है, लेकिन कंपटीशन तो है ना। आपको ये एक प्रकार का गेम है और इस गेम को जितना अच्छी तरीके से खेलोगे उतना ही सिलेक्शन की ज्यादा संभावना रहेगी। आपको केवल पेपर को पास नहीं करना, आपको पेपर को टॉप करना है। टॉप करने के लिए टॉपर्स वाली तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो जो भी साथी सीरियस हैं आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो सीरियस नहीं है वो यूट्यूब से फ्री में पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा और शानदार लगा होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आपको लगातार अच्छी मेहनत करते रहना है और जुड़े रहिए स्टडी टाइम टीम के साथ में। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस लाइक सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा पॉजिटिव कमेंट आप हमारे लिए कर सकते हैं कि हम कैसा आपको पढ़ाते हैं, कैसे हम आपकी सहायता करते हैं। बिल्कुल, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से भेजिए। हम उस क्वेश्चन का दोबारा से एनालिसिस करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ डाउट आपको होता है तो। हालांकि हम किसी भी क्वेश्चन में डाउट छोड़ते नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप उत्तराखंड के हैं, मैं राजस्थान का हूं, तो उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि राजस्थान वाले हम उत्तराखंड वाले जो इस जनरल नॉलेज को थोड़ा सा ज्यादा डीपली नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो फिर भी थोड़ा सा हम काफी अच्छे तरीके से तैयारी करके आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।